हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्टोग्राफर इज अ पर्सन हु मेक्स। कार्टोग्राफर हम बोलते हैं एक पर्सन को जो मैप्स ड्रॉ करता है। ब्लैंक वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बर्नी। वेयर चोलाज रूल्ड। चोलाज ने रूल किया प्रेजेंट डे तमिलनाडु के रीजन में। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सल्तनत में लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी पर्शियन। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पर। फर्स्ट मुगल एम्पर था बाबर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। डेजर्ट नेचुरली बने हैं, फॉरेस्ट भी। एक्वेरियम नहीं है, ये मैनमेड है। विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। कौन इनमें से एक ह्यूमन एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है। लैंड नहीं है क्योंकि ये नेचुरल एनवायरमेंट का कॉम्पोनेंट है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे है मैंटल और सबसे नीचे है कोर, इनर मोस्ट लेयर। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज। ग्लेशियर अपने साथ जो रॉक्स या सॉइल लेकर आता है, जब उनको डिपॉजिट करता है तो बनते हैं मोरेन। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की जो टॉप लेयर है वो सबसे थिनेस्ट है, क्रस्ट। Which of the following gases protects us from harmful sun rays? हार्मफुल सन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन गैस। हु वॉज रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स कौन थी? वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे हेल्थ मिनिस्टर। व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ पीपल ऑफ सामोआ आइलैंड। आइलैंड क्यों की है तो लोगों की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पर? फिशिंग। नेक्स्ट इज हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरनर इन द पास्ट। जैसे आजकल फॉरनर हम बोलते हैं दूसरी कंट्री से जो लोग आते हैं उनको। पास्ट में फॉरनर या फिर हिंदी में परदेसी बोलते थे किसी पर्सन को, भले ही वो किसी दूसरे गांव से आया हो या फिर आपके कल्चर का, आपकी सोसाइटी का ना हो। सो इन द पास्ट एनी स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर अजनबी हु did not belong to a village या फिर और someone who was not a part of that society, जो सोसाइटी का या कल्चर का पार्ट ना हो, और कल्चर was considered as a foreigner। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट हम किसको बोलते हैं? अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें हैं। बायोटिक मतलब लिविंग, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। एबायोटिक जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे सॉइल है, अर्थ, लैंड है, देन एयर है, वाटर है। इन सभी को मिलाकर बनता है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल्स भी आपको देने, यही एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, वाटर, एयर, plants, animals. So natural environment refers to both biotic and abiotic conditions that exist on the earth। एग्जाम्पल बायोटिक में अगर हम देखें, प्लांट्स हैं, एनिमल्स। एबायोटिक में वाटर, एयर, लैंड, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, राइट टू यूजेस ऑफ रॉक्स। रॉक्स के क्या यूजेस हैं? एक तो ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। नंबर 1, रॉक्स जो हार्ड रॉक्स होते हैं आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स, एट्सेट्रा। इसके अलावा जो कुछ शाइनी प्रीशियस रॉक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनसे ज्वेलरी बनती है। कुछ रॉक्स कटिंग के लिए ड्रिलिंग के पर्पज़ से भी यूज़ किए जाते हैं। जो रॉक्स के अंदर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनसे मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। ये लिख देते हैं, द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन्स and fertilizers।
नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी रिटन रूल्स हैं जो एक कंट्री में रहने वाले लोगों को मान्य होते हैं। इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों के क्या राइट्स हैं, सभी चीज़ें गिवन होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सेट ऑफ written rules that are accepted by all people living together in a country. Next is dignity. Dignity मतलब खुद को और दूसरों को भी वर्थ ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट समझना, उसे हम बोलते हैं डिग्निटी. So dignity means thinking of oneself and others as worthy of self-respect. Next is how did some MLAs become ministers? Explain. सभी MLAs जो मेंबर्स होते हैं ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो सब मिनिस्टर्स नहीं बनते, तो कुछ MLAs कैसे मिनिस्टर बनते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले तो जो मेजॉरिटी में है पार्टी, जो लीडिंग पार्टी है, विनिंग पार्टी है, वो अपना एक लीडर चूज़ करती है जो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर CM बनता है. देन जो CM है वो एक कैबिनेट फॉर्म करता है. उस कैबिनेट में जो MLAs हैं उनमें से कुछ को मिनिस्टर बनाया जाता है. मिनिस्टर्स के पास कुछ मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, डिपार्टमेंट्स, पोर्टफोलियोज़ होते हैं और फिर उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को वो लुक आफ्टर करते हैं. तो आंसर आप लिखेंगे द MLAs ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. MLAs ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इलेक्ट करती है पहले उनके लीडर, इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर. देन जो चीफ मिनिस्टर है, देन द चीफ मिनिस्टर CM फॉर्म्स अ कैबिनेट इंक्लूड्स, जिसमें MLAs होते हैं, इंक्लूड्स MLAs ऑफ हिज और हर पार्टी, और उनको वो चूज़ करती है एज मिनिस्टर्स. इस तरीके से बनते हैं. 2 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना काफ़ी, अदरवाइज फिर आप बता भी सकते हैं उनका काम क्या है. द MLAs हु बिकम मिनिस्टर्स are then allotted a portfolio or department and then they look after the activities of their respective departments. Next, according to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? सर्कल ऑफ जस्टिस में कहा गया कि जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है पीजेंट्स, किसानों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना. तो ये ऐसा क्यों था? सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनकी सैलरी कहाँ से आती है? पीजेंट्स जो टैक्सेस पे करते हैं उनसे जो रेवेन्यू मिलता है उनसे मिलिट्री कमांडर्स को सैलरी मिलती है. तो किसी जगह पर अगर पीजेंट्स प्रॉस्पेरस होंगे, हैप्पी होंगे, उनकी इनकम अच्छी होगी, तो कमांडर्स को सैलरी, मिलिट्री कमांडर्स को टाइम पर सैलरी मिलेगी, सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगा. अगर पीजेंट्स टैक्सेस ही नहीं पे कर पाएंगे तो इनको सैलरी भी नहीं मिलेगी. तो इसलिए उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना मिलिट्री कमांडर्स के लिए बहुत ज़रूरी था. सो द मिलिट्री कमांडर्स got salary from the revenue collected या the taxes collected from the peasants. पीजेंट्स के टैक्स से ही, उनके रेवेन्यू से ही उनको सैलरी मिलती है. Hence it was important for the military commanders to keep the interest of the peasantry in mind because the peasants could pay taxes. वो taxes तभी पे कर सकते हैं when only when, तब सिर्फ जब they were wealthy वो हो, prosperous हो, prosperous and happy. Okay, next is why did Mughals emphasize their Timurid, तैमूर की तरफ से उनकी जो डिसेंडेंट वो थे उसको वो बहुत एम्फेसाइज करते थे, बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनवाते थे उनके साथ, एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट.
मंगोल, उनकी मदर की तरफ से वो मंगोल के डिसेंडेंट्स थे, जिसमें गेंगिस खान था। उसको वो उतना शो नहीं करते थे, कंसिडर नहीं करते थे, उस पर बात नहीं करते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गेंगिस खान था मंगोल्स में, उसकी मेमोरी लोगों के साथ एक तरीके से बहुत सारे जो मैसेकर्स उसने किए, इननमरेबल लोगों को मारा था, उससे एसोसिएटेड थी। और दूसरी तरफ तैमूर को वो बहुत प्राउडली दिखाते थे क्योंकि उसने कैप्चर किया था दिल्ली को 1398 में। सो द मुगल्स एम्फेसाइज्ड देयर टिमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। उसको उन्होंने एम्फेसाइज किया, ना कि मंगोल डिसेंट को, बिकॉज गेंगिस चंगेज़ खान भी इसको बोलते हैं, मेमोरी वॉज एसोसिएटेड with the massacre of innumerable people, and on the other hand they feel proud on the fact that Taimur had captured Delhi in 1398. Okay, next. How are flood plains formed? फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं? जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है, तो पानी रिवर बैंक से बाहर आता है और उस पानी के साथ बहुत सी जो सॉइल है, अलूवियल सॉइल, वो भी बाहर आ जाती है। फिर जब पानी डिसेंट होने लगता है, वापस जाने लगता है, वो उस सैंड को, उस मिट्टी को वहीं पर डिपॉजिट कर देता है बैंक्स पर। तो इस तरीके से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। सो ड्यूरिंग फ्लड्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल्स, जिनको सेडिमेंट्स बोलते हैं, मटीरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड ऑन द river bank. This lead to the formation of fertile floodplains. Next is, what is the difference between the work that MLA do in the assembly? Assembly में MLAs जो काम करते हैं उसमें, and the work done by government departments. Government departments, जिस डिपार्टमेंट के वो मिनिस्टर्स हैं, वो जो काम करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? तो MLAs असेंबली में लॉज बनाते हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को। दूसरा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो जो भी काम करेंगे, वो मिनिस्टर्स, जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जब अप्रूव कर देंगे उसके बाद ही वो काम करते हैं। सो फर्स्ट इज एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन बाय MLAs in legislative assembly of each state. हर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में MLAs लॉज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं कुछ इश्यूज़ पर। एंड वाइल दीज लॉज, जबकि ये जो लॉज हैं, आर इम्प्लीमेंटेड, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इम्प्लीमेंटेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये जो 3 ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जो MLAs हैं वो लेजिस्लेटिव का पार्ट है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी, तो जो कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट है ही। प्लस वॉट एवर वर्क इज डन बाय दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स are has to be approved by MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव करेगा, करने के उनके अप्रूवल के बाद ही जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट आर डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकती है सभी को हेल्थ केयर फॉर ऑल के लिए? एनी 5, कोई भी 5 स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को सेटअप करके, फर्स्ट इज़ इंक्रीजिंग
increasing the number of hospitals and healthcare centers and family welfare centers. प्लस इन कई जगहों पर हॉस्पिटल्स हैं लेकिन प्रॉपर स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, सेंटर्स, तो इन हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट स्टाफ और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा के बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस एंड इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल्स. देन फ्री कैंप्स लगाकर हेल्थ चेकअप के जनरल पब्लिक के लिए बाय ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर चेकअप ऑफ जनरल पब्लिक. लोगों में हेल्थ अवेयरनेस, कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट करके हेल्थ अवेयरनेस के लिए. नंबर 4, बाय स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस. जैसे कुछ सीजन्स में जो बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो डिजीज़ होती है मस्किटोज से वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, मलेरिया, डेंगू, उसके बारे में लोगों को अवेयर करा के हेल्थ अवेयरनेस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स. एंड नंबर 5, हेल्थ केयर इंश्योरेंस करा के फॉर बेसिक ट्रीटमेंट बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर बेसिक ट्रीटमेंट. ओके, कोई और भी पॉइंट आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज नंबर 26. व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर. चोला एम्पायर में कमिटी का एक मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस ज़रूरी थी. सबसे पहले तो जो मेंबर हो वो एक रेवेन्यू पेइंग मेंबर होना चाहिए, टैक्स पे वो करता हो, उसके पास खुद का घर हो, 30 to 70 एज के बीच में वो हो, वेदास की उस वेद के बारे में जानता हो. सो नंबर 1, द मेंबर हैड टू बी अ रेवेन्यू पेइंग लैंड ओनर, लैंड भी हो उसके पास, उस पर वो टैक्स भी पे करता हो. सेकेंड, ही हैड टू पोजेस his own house. Number 3, then he had to be between the age of 30 to 70 years. Then number 4, he had to have knowledge of वेदास. और एक रिस्पेक्टेबल मेंबर हो सोसाइटी का, ही शुड हैव बीन ऑनेस्ट एंड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन है. Next is read the extract given below and answer the following questions. We, as now, know equality is an important principle of our constitution. The constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. In reality, inequality between the sexes exists. The government therefore committed to understand the reason for this and taking positive steps to remedy of the situation. For example, it recognizes the burden of this naturally has the burden of missing है कुछ parts यहाँ पर, naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and career they can have. The government has set up Anganwadis or child care centers in several villages of the country. The government has passed laws that make it mandatory for organization to have more than 30 women employees to provide crèche facilities.
The provision of crèches helps mother any woman to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools. Childcare and housework falls on women and girls. Okay. The blank says that being male or female should not become a reason for discrimination. किसने कहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. So the constitution says so. Next is the government has set up blank or child care centers in several villages और countries. गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं आंगनवाड़ीज़ और चाइल्ड केयर सेंटर्स. आंगनवाड़ीज़. नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर दैन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़. 30 से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयज़ जहाँ पर है उनको क्रेच फैसिलिटीज़ रखनी है. गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी किया है. चाइल्ड केयर एंड ब्लैंक फॉल्स ऑन women and girls. Child care and housework. नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है. ओके. वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल. अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मे मेक वन cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition for a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now do you understand why we have daily फिर कुछ मिसिंग है. The temperature you feel every day, the temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. Okay, first question is what is temperature? Temperature क्या है? So the degree of hotness and coldness of the air. Air में degree of hotness कितनी गर्मी है कितनी ठंड है उसे हम बोलते हैं is known as temperature. व्हाट इज़ इंसुलेशन? इंसुलेशन बोलते हैं जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है सन की जिसको इंटरसेप्ट किया है, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो वेदर कंडीशन होती है, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट. व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? वेदर द टेम्परेचर दैट यू फील एवरी डे. नो, वेदर इज़ द आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हर घंटे हर दिन बदलती एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है उसे हम बोलते हैं वेदर. नेक्स्ट इज लोकेट ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. दिल्ली और चोला एम्पायर. सो ये है कैपिटल दिल्ली एंड चोला एम्पायर ये था नीचे तमिलनाडु के रीजन में. नेक्स्ट इज लोकेट ऑन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड के मैप पर लोकेट करना है अफ्रीका, इंडियन ओशन एंड नॉर्थ अमेरिका. सो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये यहाँ पर है इंडियन ओशन. ये नॉर्थ अमेरिका. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 7th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.